नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। आज सूखे की वजह से कई राज्य प्रभावित हैं और वहां के लोगों की परेशानियों में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हो रही थी। केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से पक्ष रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा कि अब तक किया क्या गया है। 10 राज्यों में तकरीबन 33 करोड़ के आसपास लोग इससे प्रभावित हैं, लेकिन उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए कितनी बड़ी कोशिशें की गई हैं और क्या क्या कोशिशें की गई हैं ये भी पूछा गया। साथ में गुजरात को भी फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि आप गुजरात हैं, इसका ये मतलब कि जो मन में आए करें, आपने हलफनामा क्यों नहीं दिया। तो कुल मिलाकर के सूखे की स्थिति से निमटने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं उससे सुप्रीम कोर्ट नाराज है और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसको और भी दुरुस्त तरीके से आगे बढ़ाया जाए और वैसे इलाके जहां लोग पानी के एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं वहां पानी मुहैया कराया जाए। और यही वजह है कि अगर थोड़ा सा हट करके देखने की कोशिश की जाए तो लातूर में एक बार फिर वहां 50 वैगन के साथ पानी पहुंचाने की कोशिश की गई है। 5 लाख के आसपास वहां की आबादी है। मराठवाड़ा का इलाका हो, बुंदेलखंड का इलाका हो और दूसरे इलाके भी हों जहां सूखा का सबसे ज्यादा असर पड़ा है, लोग काफी परेशान हैं। खुद केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा था कि 10 राज्य इससे प्रभावित हैं। तो अगर 10 राज्य प्रभावित हैं तो उसके लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, क्या क्या कोशिशें की गई हैं, इसकी भी समीक्षा की जा रही है और इस पर भी नजर रखा जा रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे न्यूज लाइन में। तो सूखे की मार से लोग परेशान हैं। 10 राज्य में इसका असर दिखाई दे रहा है। हालांकि और भी दूसरे राज्य हैं जहां इसका असर दिखाई देने लगा है, लेकिन 10 राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। खास करके मराठवाड़ा का इलाका हो या लातूर का इलाका हो, महाराष्ट्र की बात करें तो वहां सबसे ज्यादा असर दिखाई दे रहा है। बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा असर दिखाई दे रहा है। हालांकि कई राज्य हैं जहां इसका असर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। कोशिशें होनी चाहिए, शायद उस अनुरूप कोशिश नहीं हो पा रही है जिस अनुरूप होनी चाहिए। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। इसी पर हम चर्चा करें, इससे पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। देश का काफी हिस्सा इन दिनों सूखे से बेहाल है। लोग सूखे की मार से परेशान हैं। एक तरफ जहां देश के 10 राज्य सूखे की मार झेल रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए सूखा प्रभावित बुंदेलखंड के ललितपुर में हेलीपैड बनाया गया। हेलीपैड बनाने में इसमें हजारों लीटर पानी बहाया गया। बात की जाए सूखाग्रस्त राज्यों पर ध्यान देने की, तो सूखाग्रस्त 10 राज्यों के हालात को सुधारने के लिए मनरेगा के तहत तय 38,500 करोड़ रुपए में से करीब 19,555 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए गए। केंद्र सरकार के मुताबिक करीब 33 करोड़ आबादी इस वक्त सूखे से प्रभावित है। 14 राज्यों में टेम्परेचर 40 डिग्री से भी ज्यादा है। हैदराबाद शहर के 4 रिजर्वायर 30 साल बाद पहली बार सूखे हैं, इसलिए यहाँ वाटर इमरजेंसी लग गई है। वहीं गुजरात के सूखे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने हलफनामा क्यों दाखिल नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि चीजों को हल्के में ना लें, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप गुजरात हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र की जिम्मेदारी है कि वो सूखाग्रस्त राज्यों को सूचित करे और चेतावनी दे कि वहाँ सूखा पड़ने की संभावना है। देश में सूखे की स्थिति दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर यही सूरत हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब बचे हुए कई और इलाके भी सूखे की चपेट में आ जाएंगे और देश को इससे भी ज्यादा सूखे की मार झेलनी पड़ेगी। चैनल 1 के लिए सीमा कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो सूखे की मार से लोग काफ़ी परेशान हैं। जाहिर सी बात है, जहां सूखा है वहां पानी नहीं है और पानी नहीं तो लोग कैसे ज़िंदगी गुजारें, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। शायद यही वजह है कि कोशिशें की जा रही हैं और आपने देखा कि लातूर में पानी पहुंचाने की कोशिश की गई रेलवे के माध्यम से, लेकिन क्या इससे समाधान निकल पाएगा? जो समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है, ये बड़ा अहम सवाल है। शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। केंद्र सरकार ने अपनी दलीलें पेश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इससे संतुष्ट नहीं है। मनरेगा की अगर बात की जाए तो तकरीबन 38,000 करोड़ रुपए के मुकाबले 19,000 करोड़ के आसपास जारी कर दिया गया है, जिससे ग्रामीण इलाकों में लोगों को राहत मिल सके। लेकिन पानी जहां नहीं है वहां पानी से कैसे लोगों को राहत पहुंचाया जाए, ये बड़ा अहम सवाल है।
नेता जाते हैं, सफर करते हैं, हेलीपैड बनता है, पानी वहां बहा दिया जाता है। आपने देखा कि बुंदेलखंड के ललितपुर में सीएम अखिलेश यादव जाते हैं, वहां पानी बहाया जाता है हेलीपैड बनाने में। इससे पहले महाराष्ट्र के एक मंत्री लातूर के दौरे पे जाते हैं, वहां हेलीपैड बनाया जाता है, वहां पानी बहा दिया जाता है। पंजाब, माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र की एक मंत्री पंकजा मुंडे जाती हैं सूखा प्रभावित इलाके में, वहां वो सेल्फी लेती हैं, जिसको लेकर के काफी हंगामा होता है। हालांकि उन्होंने सफाई दी थी कि वो जायजा लेने पहुंची थी और ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि किस तरह से काम किया जा रहा है। कुल मिलाकर के हालात बहुत अच्छे नहीं है, बहुत साजगार नहीं है, मुश्किलों का अंबार है। और वक्त रहते अगर सचेता नहीं गया, यानी कि वक्त रहते अगर जागरूक नहीं हुआ गया, तो और भी दुश्वारियां बढ़ेंगी। इसी मुद्दे पे हम चर्चा करें। इस वक्त फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस के नेता राजेश यादव स्टूडियो में मौजूद हैं, हम उन्हीं से सवाल करेंगे। राजेश यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो राजेश यादव जो कांग्रेस के नेता हैं, और भी दूसरे मेहमान जैसे ही आएंगे हम उनसे भी सवाल करेंगे, उनका भी तारुफ कराएंगे, लेकिन फिलहाल राजेश यादव से ही हम संपर्क करते हैं। राजेश यादव, कैसे देख रहे हैं 10 राज्यों में सूखे से हाहाकार मचा हुआ है, कई इलाके बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, क्या किया जाना चाहिए? क्या जो कोशिशें की जा रही उससे आप संतुष्ट हैं एज ए विपक्ष? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये पहली बार फटकार नहीं लगाई है जी। ये इससे पहले भी 15 दिन पहले भी फटकार लगा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट जी। और इससे पहले देखेंगे तो करीबन 1 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप सूखे के लिए क्या कर रहे हैं जी। और उससे पहले हम विपक्ष के नाते बार बार सरकार को आग्रह करते रहे कि यहाँ सूखा के लिए, लेकिन सरकार कहती रही, राज्य सरकार क्या ये राजनीति कर रहे हैं, केंद्र सरकार कह रही थी कि इस पर ये राजनीति कर रहे हैं, और बाद में वही परिस्थितियों से पूरा देश अवगत है जी। अब देखिए, सरकार ने अभी फिर आज फटकार लगाई है जो मंगलवार को कोर्ट ने जी तो कोर्ट ने फटकार लगाई है। उसमें ये कहते हैं कि सूखा के लिए राज्य जिम्मेदार है जी और हम पैसा दे सकते हैं जी। बताइए, आप सेंटर में सब साधन आपके पास हैं जी। सैटेलाइट इमेजरी सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपके पास है, सिस्टम है, आपको बहुत पहले पता लग जाती है कहाँ बारिश होने वाली है, कहाँ सूखा होने वाली है, तो आप हाथ पे हाथ धरे बैठे क्यों रहे जी। देखिए, उसके बाद भी इनके जो मंत्री जाते हैं जी, वो देखिए पिकनिक की तरह जाते हैं जी। वहाँ पंकजा मुंडे गई, वहाँ सेल्फी ले रही हैं जी। आप दूसरे के दुख दर्द में गए हैं या पिकनिक मनाने गए हैं? इनके येदियुरप्पा जी हैं, वो कह रहे हैं मैं सूखा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करूंगा, तो वो करोड़ों रुपए की उन्होंने गाड़ी ले ली जी। ठीक है। इनके एक मंत्री जाते हैं, वहाँ हेलीपैड के लिए 10,000 लीटर पानी को जो है वहाँ बर्बाद कर दिया जाता है जी। और आप देखिए पशु वहाँ कैसे तड़प तड़प के मर रहे हैं जी। बच्चे कैसे हैं। आज की बात है, आज भी एक जो योग्यता नाम की बच्ची 11 साल की आज भी एक्सपायर हुई है। तो डॉक्टरों ने जो रिपोर्ट दी है, उन्होंने कहा है कि 44% सेल्सियस डिग्री तापमान था यहाँ और पानी की जो है लू लग गई है इसको और पानी की कमी है शरीर में जी। तो जो कारण बताए हैं डॉक्टर ने भी रिपोर्ट में, तो देखिए एक बच्चा और सब वहाँ जान से हैं और ये वहाँ पानी जो है हेलीकॉप्टर तानने के लिए बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन राजेश यादव, ये समस्या बहुत पुरानी है और ऐसा नहीं कि पहली बार ये समस्या उत्पन्न हुई है और पहली बार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है या पहली बार किसान आत्महत्या कर रहे हैं या लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही। इससे पहले भी ये परेशानियां थी और इस तरह की दिक्कतें थी, आपकी सरकार थी, उस जमाने में भी इस तरह की परेशानियां थी, तब क्यों नहीं खत्म हुई ये परेशानियां? देखिए, वहाँ सर्वे भी करा होगा, आपने भी करा होगा, सारे न्यूज चैनल दिखा भी रहे हैं और पूरा देश अवगत भी है जी कि जब सूखा लगभग कहीं न कहीं हर साल आती है किसी, लेकिन वहाँ सूखा से अवगत होने से पहले कुछ इंतजाम करे जाते हैं जी। ये सरकार इस मामले में लापरवाह रही जी। और जब हम विपक्ष के नाते इसको अवगत करा रहे तो हमारी बातों पे ध्यान नहीं दिया जी। सारे संसाधन सरकार के पास होते हैं, वो जुटाए नहीं। दूसरी जो आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार थी तब भी ये किसान आत्महत्या कर रहे और ये समस्या पहले भी थी। देखिए, जब किसानों ने सूखा के लिए और ये आपको खेती नष्ट हुई किसानों की, जब ओले से बर्बाद हुई थी तो आत्महत्या करी थी और कर्ज की वजह से करी थी जी। आप देखिए कितनी जल्दी कार्रवाई करी सरकार ने,
तुरंत सबको जो पैसे से फंड जी। है सबको मुहैया कराया गया। सबको जो है आप देखिए 72,000 करोड़ रुपए जो है किसान जब कर्जे की वजह से आत्महत्या कर रहे थे, देश के इतिहास में पहली बार है जो किसानों को इतना बड़ा पैकेज दिया 72,000 करोड़ रुपए का। तो वो कांग्रेस सरकार ने ये काम किया। तो ऐसा ये भी ऐसा कुछ करते और इस पे तो ये सूखा से बचा जा सकता था। ये पानी बर्बाद हो रहा है, वो जो उसको बचाया जाता था। ये 10,000 लीटर जो पानी मंत्री जी के हेलीकॉप्टर उतारने के लिए, भाई आप हेलीकॉप्टर से वहां जा रहे हैं, आप वहां गाड़ी से भी जा सकते हैं, लेकिन बीच में रहेंगे। हमारे पास एक आंकड़ा है, ठीक है, जो वर्तमान सरकार है वो गिरेगी, चूंकि जब सरकार रहती है तो उस पर जिम्मेदारियां होती हैं, सवाल विपक्ष का करना लाजमी भी होता है और विपक्ष की भी ये जिम्मेदारी है। लेकिन हमारे पास जो आंकड़ा है जरा हम आपको बताते चले, चूंकि आपकी सरकार रही है पिछले 15 सालों में महाराष्ट्र में, 20 साल में, बीते 20 साल में महाराष्ट्र में किसानों ने जो आत्महत्या की है वो है 63,318। क्या कहेंगे आप? आपकी सरकार 15 साल थी, इन 20 सालों में देखिए, जब आपने पिछली बार देखा होगा जी, जब किसान आत्महत्या कर रहे थे जी, तो जैसे ही किसानों के बीच में राहुल गांधी गए जी, किसानों के बीच में मनमोहन सिंह गए जी, किसानों के बीच में सोनिया गांधी गई जी, और किसानों के वहां घर घर में जाके और एक सभा में राहुल गांधी जी ने केंद्र से डिमांड रखी जी, 1,00,000 का पैकेज दिया जाए किसानों को। 72,000 का पैकेज मिला, उस पर कार्रवाई हुई 72,000 करोड़ 72,000 करोड़ का, जी, और उस पर कार्रवाई हुई, तुरंत फंड गया। आप देखिए तुरंत किसानों के किसानों की आत्महत्या रुकी नहीं ना, नहीं, आप देखिए रुकी नहीं, आत्महत्या तो जारी रही। आप उस समय का आप गणित उठा के देख लीजिए, हर महीने का किसानों ने आत्महत्या करना बंद कर दिया था, क्योंकि किसानों को पैसे की कमी से कर्ज था, जो बैंक के लोग जाते थे उनके पास, वो उस वजह से आत्महत्या कर रहे थे। जब उनको पैसे, जब कर्ज माफी हो गया तो उसमें ये आंकड़ा बिल्कुल उस समय बिल्कुल समाप्त हो गया था। एकाध किसी किसान ने किसी और वजह से आत्महत्या करी हो तो वो हो सकता है, लेकिन कर्ज की वजह से उस समय कोई ऐसा केस आया नहीं। आप देखिए मोदी साहब के जब से प्रधानमंत्री बने, राजेश यादव पिछले साल की अगर बात करें तो आपकी सरकार थी, उसके बाद अब बीजेपी शिवसेना की सरकार है, वहां पूरे देश में जो किसानों ने आत्महत्या की है उसका 45% तो महाराष्ट्र में किसानों ने आत्महत्या की। किसानों ने देखिए, ये जब बीच में हमने इनको, जब इनकी सरकार बनी तो बार बार हम मोदी साहब को आग्रह करते रहे, आगाह करते रहे, अवगत कराते रहे कि भाई आप किसानों के बीच में जाइए। आप वोट मांगने किसानों के बीच में गए। अगर ये प्रधानमंत्री जो देश के बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, बहुत ओहदे पे बैठे हुए व्यक्ति हैं, और वो उनके बीच में जाते, किसानों से बात करते, किसानों के दुख दर्द में शामिल होते, उनको बताते, उनकी परेशानियों को सुनते और उनको कहते हम आपके साथ हैं, तो भाई ये जो आंकड़ा है कम हो जाता। और उनको कुछ रिलीफ करते, कुछ फंड देते, कुछ उनको मदद करते। तो ऐसा तो मोदी साहब ने कुछ करा नहीं। एक दिन देखिए, जब उन्होंने जो लोकसभा के जब चुनाव हो रहे थे तो आपने देखा होगा किसानों के बीच 19,000 करोड़ रुपए मनरेगा के फंड का जारी किया है केंद्र सरकार ने। तकरीबन 19,000 से थोड़ा सा ज्यादा ही है। देखिए कल भी उन्होंने कोर्ट में यही बात कही कि हमने मनरेगा के थ्रू पैसे दे दिया है। जी, पैसा देना देखो अलग चीज है, आप बीच में जाना, लोगों के उनकी समस्याएं सुनना, उनके दुख दर्द में शामिल होना, वो बहुत पैसे से बढ़ की चीज होती है। आप देखिए कोई अधिकारी है, काम कर रहे हैं, वहां पर मिनिस्टर कोई या सेंटर का बड़ा नेता कोई मौजूद रहेगा तो वो फटाफट मतलब बहुत जल्दी कार्रवाई करेगा, बहुत जल्दी उनको राहत मिलती है। तो बीच में प्रधानमंत्री एक दिन भी नहीं गए, एक दिन भी नहीं गए वोट मांगने के लिए। किसानों के बीच में कम से कम 50 सभाएं कर दी होंगी, और जब किसान इस परिस्थिति से गुजर रहे थे तो उनके बीच में एक दिन भी नहीं गए। नहीं, ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा अगर महाराष्ट्र का रुख कर लें तो एकनाथ खड़से जो वहां के मंत्री हैं, उन्होंने कहा है, पिछले दिनों कहा था उन्होंने कि चाहे जो भी राजनीतिक पार्टियां हों, इसमें उन्होंने नाम लिया है कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जो भी राजनीतिक पार्टियां हों, उन्हें
सोचना पड़ेगा, एकजुट होकर के कोशिश करना पड़ेगा, वरना महाराष्ट्र में दिक्कतों का अंबार लग जाएगा, महाराष्ट्र को नुकसान हो जाएगा। ये एकनाथ खड़से का कहना है, यानी उन्होंने आह्वान किया, दावत दी है आपको कि आप भी साथ में आए। देखिए, हमारे वहाँ जो कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता हैं वो लगे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता लगे हैं, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता लगे हैं, महिला कांग्रेस कार्यकर्ता लगे हैं, सब जो हमारे जो सहयोगी जितने भी हैं और भी लोग अपने अपने स्तर से वहाँ लगे हुए हैं। लेकिन सरकार का एक मशीनरी होती है सरकार के हाथ में, सरकार का सिस्टम पूरा होता है, तो जो राहत सरकार दे देगी वो वहाँ मतलब जो लोकल लोग हैं, हमारे जो कांग्रेस के लोग हैं, वो पानी की जो भी व्यवस्था होती है, ये सारे तंत्र जो सरकार के अंडर आते हैं, तो जो सरकार जितनी जल्दी काम कर देगी वो ठीक है, बीच में है, तसल्ली रहती है लोगों को, हम भी बीच में हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा होगा कि हम सरकार का साथ नहीं देंगे किसी भी। ये जब विपक्ष में होते थे तब हम इस तरह की बात करते थे, तो ये बहिष्कार करते थे इन चीजों का, और ये कहते कि मतलब देखो सरकार की नाकामी है। हम ये नाकामी का और ये कामयाबी का तो ये इस समय मसला ही नहीं है, ये तो वहाँ राहत देने का मसला है लोगों के बीच में। राहत जितनी, प्यासे देखो बच्चे तड़प रहे हैं, लोग मर रहे हैं पानी के लिए, और लोग आप देखिए जो पशु पानी नहीं पीते हैं, जो पशु पानी नहीं पीते हैं वो लोग पी रहे हैं मजबूरी में, और उनसे क्या है, बीमारियां बढ़ रही हैं। बीमारियां बढ़ेंगी तो ये देखिए ये समस्या बढ़ेगी जी। ये इस पे क्या है, सरकार ने वहाँ देखो पाइपलाइन अभी तक नहीं डाली, इतने दिन हो गए जी। ये कहते हैं 3 दिन, पिछले जब कोर्ट में जब इनकी डेट थी जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये 3 दिन का काम है हमारा, तो 3 दिन थे, तो आज मंगलवार को कल डेट थी, फिर तो देखिए अभी तक पाइपलाइन नहीं जी। बिल्कुल, तो ये संसाधन तो ये सरकार ने करने होंगे जी। बिल्कुल, सारी बात है, सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे जिस जमाने में जो भी सरकार हो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह की दुश्वारियों से लोगों को निकाले, खास करके जो सूखा प्रभावित इलाके में किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं या लोग एक बूंद पानी को तरस रहे हैं, उन तक पानी पहुंचाने की कोशिश की जाए, आत्महत्या को रोकने के लिए प्रयास किया जाए। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सूखे से प्रभावित इलाकों की और खास करके सुप्रीम कोर्ट ने जो नाराजगी जताई है उसको लेकर के हम बात कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने खास करके गुजरात से ये कहा है, गुजरात सरकार से ये कहा है कि गुजरात होने का ये मतलब नहीं कि आप जो चाहें वही करें। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। गुजरात सरकार ने हलफनामा नहीं दिया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी इस बात को लेकर के भी जताई कि उन इलाकों में जहां सूखा का सबसे ज्यादा असर है, कोशिशें उस अनुरूप में नहीं हो रही जिस अनुरूप में होनी चाहिए। इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर सूखे की वजह से जो परेशानियों में इजाफा होता जा रहा है, इसके अनुरूप कोशिशें क्यों नहीं हो रही हैं, और अगर कोशिशें नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है ये विकराल रूप धारण कर लेगा। हम अपने दर्शकों को यानी आपको बताते चलें कि इस वक्त हमारे साथ एक और मेहमान स्टूडियो में आ गए हैं, संदीप द्विवेदी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। संदीप द्विवेदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सीधे हम संदीप द्विवेदी से क्यों ना सवाल करें, राजनीतिक विश्लेषक है। संदीप, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से जो ये बात कही है कि आप गुजरात, इसका ये मतलब नहीं कि आप जो मन में आएगा वो करेंगे, इसका क्या तात्पर्य निकाला जाए? देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज के पीछे कोई भी गवर्नमेंट हो अपना हक नहीं जता सकती, और ये बात सही है कि नेचुरल रिसोर्सेज कोई भी हो, ना तो आप रिलीजन के बेस पे, ना ही रीजन के बेस पे, और ना ही किसी कास्ट, किसी भी बेस पे आप नहीं बांट सकते। उस पे सबका बराबरी का हक है। आज अगर विदर्भ या बुंदेलखंड में या मराठवाड़ा में सूखा पड़ा हुआ है और उन्हें पानी की जरूरत है तो गुजरात को देना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है कि हम नहीं देंगे या हमारे राज्य में है तो हम इसको अपने राज्य के लिए रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा है कि देश की कोई भी संपत्ति है, देश के सभी नागरिकों के लिए का बराबर उस पर हक है और सभी नागरिकों को उसको मिलना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है बिल्कुल सही है। गुजरात गवर्नमेंट इसमें मुझे लगता है कि गुजरात गवर्नमेंट को बहुत सीरियस विचार करके और इस बात को मानना चाहिए, क्योंकि अगर इसको नहीं मानेंगे तो कहीं ना कहीं ये कोर्ट की अवमानना होगी और गुजरात गवर्नमेंट बहुत बुरी तरीके से इस पर घिरेगी। जी, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा है राज्य सरकार को कि अगर आपके यहाँ स्थिति थोड़ी सी दयनीय हो, अगर बारिश नहीं हो रही है, तो आप ये ना कहें कि हालात ठीक हैं, आप बताएं कि दिक्कतें आने वाली हैं और आप इस संभावना को दिखाएं, जताएं किसानों के बीच में जाकर के, वहां के लोगों के बीच में जाकर के कि सूखा हो सकता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं लापरवाही बढ़ती जाती है, या ये कह लें कि वर्गलाया जाता है। देखिए, इसमें मैं ये बात आपकी मानूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इनसे गुजरात गवर्नमेंट से ये पूछा है कि आप अपनी भविष्य में अगर आपके आगे समस्या आने वाली है तो बताइए, ना कि आप अपनी व्यवस्थाओं में या बे इंतजामी की वजह से अपनी समस्याओं को छिपाएं। ये बहुत अच्छी बात सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कही है, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास पर्याप्त इंतजाम ना हो और इसलिए जानबूझ के आप बहाना कर रहे हो और वो आप नहीं बताना चाह रहे हो। और मुझे लगता है कि इस समय केवल गुजरात नहीं बल्कि अदर स्टेट्स में भी आप कंडीशन देखो तो सभी जगह हालत बहुत बेकार है। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल केंद्र सरकार से कहा है और केंद्र सरकार से कहा कि राज्यों को बताइए कि वहां बारिश कम होने वाली है, इसका मतलब सूखा पड़ सकता है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट बेसिकली गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि गवर्नमेंट का जो ढुलमुल रवैया है रणनीति को लेके, प्रबंधन को लेके, उस पर मुझे लगता है गवर्नमेंट को सीरियस होना चाहिए। और अगर बारिश की संभावनाएं कम है तो पहले से उसका इंतजाम करना चाहिए, पहले से उसके लिए उस तरह की व्यवस्थाएं करनी चाहिए और वहां के राज्यों को बताना भी चाहिए, जिससे कि वहां के राज्य भी अपने उस हिसाब से व्यवस्था कर सकें। जी बिल्कुल। लेकिन संदीप द्विवेदी, आपको लगता है कि जिस तरह से ये विकराल रूप धारण करता जा रहा है, विकराल कह सकते हैं चूंकि हालात बड़े संगीन होते जा रहे हैं कई इलाकों में, उस अनुरूप में कोशिशें हो रही हैं? देखिए फैज जी, सूखे के बारे में मैं केवल आज की परिस्थिति नहीं, अगर आप पहले से भी देखिए तो ये बहुत पुरानी समस्या है और बहुत बड़ी विकराल समस्या है। इवन अगर आप बुंदेलखंड राज्य को ही देखिए तो बुंदेलखंड सबसे ज्यादा सूखे की मार झेलता है और अभी तक बुंदेलखंड का कहीं ना कहीं बदहाल होने का सबसे बड़ा कारण है वहां पे सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था ना होना। पहली बार इसमें बहुत अच्छी पहल अटल जी ने की थी, जो उन्होंने कहा था कि सभी नदियों को आपस में जोड़ के और हमें पानी की सुचारू रूप से स्टोरेज व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार चले जाने के बाद यूपी गवर्नमेंट ने उसको सीरियस नहीं लिया और अभी अगर आप देखो तो मोदी गवर्नमेंट भी उस पर बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। रीजन उसका यह है कि नदियों को जोड़ना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा और इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए या तो सरकार तैयार नहीं है या सरकार करना नहीं चाहती है। दूसरी चीज, आज की परिस्थिति में अगर हमारा आप डेली रूटीन देखिए तो हम लोग एक ऐसे परिवेश में आ गए हैं जहां पे हम नेचुरल रिसोर्सेज को सिर्फ उनका दोहन कर रहे हैं और उनके बारे में उनको रिचार्ज करने के लिए या उनको संवार के रखने का बिल्कुल नहीं सोचते। आज हम फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं, उसकी वजह जो वाटर रिचार्जिंग सिस्टम था वो हमारा पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। कुएं सूखते जा रहे हैं, उनको भी हम वाटर रिचार्जिंग के लिए यूज नहीं कर रहे हैं।
ट्यूबवेल, बोरवेल और इन सब का दबा के यूज कर रहे हैं, जिससे कि वाटर लेवल दिन पे दिन नीचे जा रहा है। अब आप पानी तो निकाल रहे हैं, जब तक आप वाटर रिचार्जिंग की प्रॉपर फैसिलिटी नहीं करेंगे तो कैसे आपका वाटर लेवल डाउन होगा। और यही एक सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से सूखा की जो स्थिति है वो दिन पे दिन देश में बढ़ती है। बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। मैं आपको बता दूं, संदीप द्विवेदी, आप ही से सवाल है मेरा कि विशेषज्ञों का मानना है कि गन्ने की खेती की वजह से भी सूखे में इजाफा होता है। और इसका एक आंकड़ा है मेरे पास, अगर महाराष्ट्र के संदर्भ में हम बात करें और उसे समझने की कोशिश करें, महाराष्ट्र में 5% जमीन पे गन्ने की खेती होती है, लेकिन महाराष्ट्र के 70% पानी का यूज गन्ने की खेती में हो जाता है। इसका मतलब यह है कि गन्ने की खेती की वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। इसे कैसे रोका जाना चाहिए और किस तरह से रोका जाना चाहिए, और हम आपको एक इसी आंकड़े में बताते ये चलें जो मेरे पास है उपलब्ध, कि चीनी बनाने में 1 किलो चीनी बनाने में करीब 2500 लीटर पानी खर्च होता है। ये भी इस आंकड़े में शामिल है। संदीप द्विवेदी, देखिए ये बात सही है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं चीनी उद्योग को बहुत प्रमोट कर रखा है और अदर स्टेट्स की जगह पे वहाँ पे इसको ज़्यादा प्राइसिंग भी मिलती है। तो उस वजह से वहाँ पे जो किसान है वो थोड़े से लालच में ज़्यादा से ज़्यादा गन्ने की उपज करने की कोशिश करता है। और ये बात फैक्ट है कि धान या गन्ना या कुछ ऐसी फसलें हैं जो बहुत ज़्यादा पानी को कंज्यूम करती हैं, तो उसकी वजह से उस रीजन में वाटर लेवल दिन पे दिन डाउन हो रहा है और पानी की प्रॉपर फैसिलिटी नहीं हो पा रही है। इवन अभी रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट को वहां के हाई कोर्ट ने भी कहा था कि इस पे एक बार विचार किया जाए कि क्या गन्ने की उपज इतनी ज्यादा करवाना वहां पे लाभकारी है। ये जो सूखे की समस्या हो रही है, क्या इसका सीधा प्रभाव गन्ने की खेती या गन्ने के प्रोडक्शन से है। ये बात फैक्ट है कि गन्ने के प्रोड्यूस करने में प्लस शुगर बनाने तो क्या में माना जाए कि अगर गन्ने की खेती इस तरह से वहां हो रही है तो ज्यादातर गन्ना यानी चीनी मिल जो है वो पॉलिटिशियंस के हैं, वो तमाम राजनीतिक पार्टियां के राजनेता हैं जो शुगर मिल चला रहे हैं। और सरकार की तरफ से आरोप ये लगा है सरकार पर, चाहे सरकार इधर की हो या उधर की हो, कि इन्हें फायदा पहुंचाने की कोशिश भी होती रही है वक्त वक्त पर। ये बात फैक्ट है, शुगर मिलों में डायरेक्टली, क्योंकि बिजनेसमैन का डायरेक्ट और बड़ी लॉबी का इन्वॉल्वमेंट होता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के प्लांट लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उनके भी दबाव में रहती है और उनके दबाव में आके ही गवर्नमेंट इस तरह के डिसीजन लेती है जिससे वहां का किसान ज्यादा से ज्यादा गन्ने की खेती करता है। लेकिन अगर आप बुंदेलखंड रीजन में भी देखिए, पहले बुंदेलखंड रीजन में गन्ने की खेती बहुत होती थी, वहां पे कई शुगर मिल भी थी, लेकिन उसकी वजह से वाटर लेवल बहुत डाउन चला गया। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने गन्ने को ज्यादा प्रमोट नहीं किया, या ये कहिए कि समर्थन मूल्य में बहुत प्राइस को बढ़ाया नहीं, तो उसकी वजह से वहां पे शुगर मिल्स बंद हुई और गन्ने की खेती जो हुई वो कम होना शुरू हुई। तो उसका फर्क ये पड़ा कि वाटर लेवल डाउन हुआ, लेकिन उस स्पीड से नहीं हुआ जिस स्पीड से पहले होता था। तो गन्ना या आपका धान है, इसका डायरेक्ट इरिगेशन पर फर्क पड़ता है और काफी बड़े तौर पर ये पानी कंज्यूम करते हैं। जी बिल्कुल, बड़े तौर पर पानी का इस्तेमाल होता है। जी राजेश यादव, क्या कहेंगे, जो गन्ना की खेती होती, गन्ने की खेती होती है, या अगर कह लें चीनी मिल की अगर बात करें, तो हम जो आंकड़ा है मेरे पास उसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लें, क्योंकि आपकी भी सरकार रही है और पिछले साल तो आप ही की सरकार थी, 15 साल से आप, हम महाराष्ट्र के संदर्भ में बात कर रहे हैं, आपकी सरकार थी। चीनी मिल खड़ी करने के लिए सब्सिडी देती है सरकार, या आपकी सरकार के जमाने में थे। सरकार बिजली में सब्सिडी देती है, पानी निकालने के लिए बिजली पर सरकार सब्सिडी देती है, जो लोग रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल करते हैं उस पर भी सब्सिडी देती है। क्या कहेंगे आप, आपकी भी सरकार थी और आपने सब्सिडी दी है। देखिए, कोई भी उद्योग जब स्थिति उसकी डाउन की होती है तो उसे बनाए रखने के लिए सब्सिडी दी जाती है। जहाँ तक गन्ने की बात है, गन्ने में, क्योंकि गन्ने की फसल इस समय जो महाराष्ट्र के अंदर रिकॉर्ड तोड़ फसल हुई है, जो का इतिहास है पूरे जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से इतनी बड़ी संख्या में जो गन्ने की खेती नहीं हुई। और अगर सरकार वहाँ दूसरी फसलें हैं उनका मूल्य बढ़ाए, ये चीनी मिल वाले इसका मूल्य बढ़ा देते हैं, तो लोगों को लगती है कि गन्ने पे तो ये 50 रुपये कुंटल बढ़ गए और दूसरी जो फसलें उस पर नहीं बढ़ रहे हैं। सपोज करो अगर उन पे भी ये रेट बढ़ाएं। राजेश यादव की महाराष्ट्र में तकरीबन 40% इलाकों में पानी की कमी है, तो गन्ने की खेती में भी कमी आनी चाहिए ना। गन्ने की खेती में कमी आनी चाहिए, लेकिन इतनी कमी, मतलब बहुत कमी नहीं आनी चाहिए, लेकिन इतनी कमी आनी चाहिए जितनी हमें जरूरत है। और ये तो हद से ज्यादा खेती कर दी है। दूसरी खेती है, देखिए जब होता क्या है, जिस चीज का मूल्य ज्यादा मिलता है किसान उसी को बोना शुरू कर देता है। आप देखिए प्याज का, देखिए प्याज का, यहाँ पर प्याज पर कई सरकारें चली गई देश में, प्याज की ही स्थिति रही है देश की। आपने देखा होगा अभी जो है हाहाकार मच गया देश में प्याज पे,
जी। अब देखिए जो मध्य प्रदेश में प्याज इतनी संख्या में उगाई गई है इस वर्ष जी कि उसको जो मूल्य है, एक जो ट्रैक्टर है उसमें 50 कुंटल जो है वो प्याज जाता है। जी। प्याज वहां 20 रुपए किलो जो रेट जो थोक में जाता है उसका किलो में निकालें तो 20 पैसे जी। किलो पड़ रहा है। और उसका एक ट्रक जो मंडी में जो प्याज जाता है 1000 रुपए मिलते हैं जी। और 1800 रुपए वहां मंडी में पहुंचाने का भाड़ा लग जाता है। जी। तो लोगों ने 200 रुपए के लिए उनकी इतनी ढुलाई है, इतनी वो है, सिरदर्दी है। बहुत लोगों का तो खेत में प्याज ही सड़ रहे हैं। जी। तो लोगों को ये भी सब चीज बचाने के लिए, और जब आप इतना भी मत गिरा दो जी। लोगों को, ठीक है झटका देना चाहिए किसानों को जी। कि भाई इस चीज में ज्यादा उगाई कर रहे हैं आप, तो जी। इतना भी नहीं करना चाहिए। अब देखिए ये समस्या तो अभी फिर आने वाली है और भी आने वाली है। तो इसलिए जो दूसरी फसलें हैं उनको भी बनाए रखना चाहिए, उनका भी रेट जब बढ़ा देना चाहिए तो किसानों का झुकाव उधर हो जाएगा। जी बिल्कुल है, किसानों का झुकाव हो जाएगा, लेकिन सवाल वही घूम करके आता है राजेश यादव, चूंकि आप कांग्रेस से हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि कांग्रेस के कार्यकाल में जो दिक्कतें रही हैं उसे सामने लाने की कोशिश की जाए और आपसे सवाल किया जाए। हमारे पास एक और आंकड़ा है जिसे हम पेश कर दें कि महाराष्ट्र में 2013 में 11,772 किसानों ने आत्महत्या की थी। आपकी सरकार थी वहां। हालांकि 2014 में यह आंकड़ा कम है, 5,650 पे यह आंकड़ा आया है, लेकिन आत्महत्याएं रुकी नहीं, आत्महत्याएं जारी रही। आपकी सरकार थी महाराष्ट्र में। देखिए जैसे ही सरकार की जब निगाह में आया उस समय हुआ ये कि लोग कर्ज बहुत था देश के अंदर, कर्जे में किसान डूबे हुए थे, कुछ खेती भी नष्ट हो गई किसानों की। तो किसानों पे देखो कोई चारा नहीं है, वो बेचारे, और कोई उन पे समस्या नहीं है। लोग एक बार लुटपुट जाता है, कुछ तो सोच उसकी ऐसे ही है तो आत्महत्या करी। जैसे ही आए तो देखो बीच में आपने देखा होगा किसानों के बीच में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता गए, कांग्रेस सरकार गई किसानों के बीच में, और तुरंत उनको, आपको मैंने बताया 72,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया उनको। आप देखिए उसके बाद देखिए जो किसान उसके बाद जिनकी आत्महत्या है, एक आध किसान ने कोई और रीजन हुआ होगा, लेकिन पैसे की तंगी, कर्ज की वजह से किसी ने आत्महत्या नहीं करी। और फिर देखिए ये सरकार जब से मोदी साहब की आई है उसके बाद देखिए आंकड़ा कितना बढ़ गया 14 के बाद, ये आंकड़ा अभी देखिए। लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे प्रधानमंत्री किसानों के बीच में एक दिन भी नहीं गए और अपना 1 साल का कार्यकाल पूरे होने के लिए, जश्न मनाने के लिए 100 करोड़ रुपए बर्बाद करके और उनको अपनी उपलब्धियां गिना रहे थे। अपनी जगह कायम है, उस सवाल का जवाब चाहिए था हमें जो आप नहीं दे पा रहे हैं। संदीप द्विवेदी, 2016 में हम लोग चल रहे हैं, हर महीने तकरीबन 90 किसान आत्महत्या कर रहे हैं महाराष्ट्र में। 4% ही पानी बचे हैं कई तालाबों में, या फिर जलाशय कह लें या नदी कर लें, यानी ये हालत बहुत अच्छे नहीं है। लगातार चौथी बार महाराष्ट्र में सूखा की स्थिति दिखाई दे रही है, खास करके जो मराठवाड़ा का इलाका है या विदर्भ औरंगाबाद वगैरह का इलाका है, जो लातूर वगैरह सब उसी में आता है। इनसे कैसे निपटा जाए? देखिए फैज जी, एक सच्चाई है कि अभी तक जितनी भी सरकारें रही हों, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो या ज्वाइंट अलायंसेस हों जी, इन्होंने किसानों के लिए रेवड़ियां तो बहुत बांटी हैं जी, लेकिन बड़े तौर पे कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं दिया है। बुंदेलखंड को लेकर अगर मैं बात करूं, या मराठवाड़ा को लेकर बात करूं, या आपका लातूर या जो एरिया है इनकी बात करूं, लाखों करोड़ों रुपए इन लोग यहाँ के किसानों को दिया गया राहत के तौर पे या स्पेशल पैकेज में कई तरीके से। लेकिन प्रमुख समस्या वहां पे पानी की थी। पानी का पे आज तक इन्होंने एक पैसा खर्च नहीं किया। थोड़ा बहुत जब इनका वाटर सेट का प्रोजेक्ट आया था तो वर्ल्ड बैंक के साथ इन्होंने वाटर सेट पे काम किया, कुछ डैम बनाए, कुछ तालाबों का नवीनीकरण किया, या अब मनरेगा में थोड़ा बहुत नवीनीकरण करते हैं, लेकिन परमानेंट और बड़े तौर पर कोई प्रयास नहीं किया। मोदी सरकार ने अभी इंश्योरेंस तो किया जी, इंश्योरेंस से आप किसान को थोड़ी सी सहायता तो दे सकते हैं, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं दे सकते जी। किसान के लिए आज परमानेंट सोल्यूशन है कि आप उसको
नई जो नई नई टेक्नोलॉजीज हैं, जो नए नए इक्विपमेंट्स हैं, उनके साथ फैमिलियर करवाइए, उसे कैपेबल बनाइए कि उन सब चीज़ों को वो पा सके। दूसरा चीज़, अगर पानी की फैसिलिटी नहीं है तो आप पानी उपलब्ध करवाइए। लेकिन गवर्नमेंट उन सब चीज़ों पे सिर्फ इसलिए काम नहीं करना चाह रही है कि कांग्रेस एक इमोशनल वोट बैंक है, थोड़ा सा रेवड़िया फिर फेंकेंगे, फिर जो किसान का वोट बैंक है वो हमारे हाथ में आ जाएगा। दूसरी तरफ अगर आप देखिए फैज जी, कहीं ना कहीं इसके लिए किसान खुद भी जिम्मेदार है, या कहिए कि हम सब खुद भी जिम्मेदार हैं जी। आज दिन पे दिन पेड़ों की कटाई हो रही है। ये केवल बुंदेलखंड मराठवाड़ा की बात नहीं है, आज उत्तराखंड और हिमाचल में भी आप देखिए पानी की स्थिति बहुत बेकार है। मैं कल ही न्यूज चैनल में देख रहा था, मसूरी और आपके जो बहुत अच्छे पर्यटन स्थल हैं वहां पे भी गर्मी बहुत जबरदस्त है। नैनीताल में नैनी झील का जलस्तर रिकॉर्ड नीचे चला गया है। तो सब जगह पानी की स्थिति बहुत खराब हो रही है, और इसका सबसे बड़ा रीजन हम खुद हैं। हम दिन पर दिन पेड़ काट रहे हैं। हम ट्यूबवेल से जहां 1 लीटर पानी यूज होना चाहिए वहां हम 100 लीटर पानी यूज करते हैं। दूसरा चीज, हम वाटर रिचार्जिंग की फैसिलिटी कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम पेस्टिसाइड्स का खेती में दवा के यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो वाटर रिचार्जिंग का नेचुरल प्रोसेस था वो लगभग खत्म होने की कगार पे है। तो ये सब जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, इनकी वजह से आज हम खुद सफर कर रहे हैं जी। अभी जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किसानों जो गन्ना के किसान थे उनसे कहा भी था कि अगर आप जो सिंचाई के लिए एक फैसिलिटी होती है जिसमें ये लोग पाइप लगा के सिंचाई करते हैं, उस तरीके से आप सिंचाई करें तो हो सकता है पानी की कम खपत हो। तो एक अच्छा प्रयास रहा, लेकिन केवल एक सुझाव से तो वहां पे सोल्यूशन नहीं निकलेगा। कहीं ना कहीं सरकार को डायरेक्ट उनके साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा और उस पर बड़े तौर पे प्रयास करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इस समय अगर काम करने की जरूरत है तो वो है वाटर रिचार्जिंग की जरूरत है, क्योंकि वाटर लेवल दिन पे दिन डाउन जा रहा है। हमारा जो तापमान है दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, और ये हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत ही भयावह स्थिति होने वाली है। जी बिल्कुल है, और जाहिर सी बात है शायद यही वजह है कि यूपी और मध्य प्रदेश की अगर बात करें, बुंदेलखंड का जो इलाका यूपी और मध्य प्रदेश में आता है, वहां लोग पानी की निगरानी के लिए बंदूक लेकर के टहल रहे हैं। सही बात, बंदूक के सहारे पानी की निगरानी करते हैं। संदीप द्विवेदी, लगता नहीं आपको कि संवेदनशीलता की कमी है? कोई सेल्फी लेने जा रहा है, कोई हेलीपैड बनवा करके वहां 10,000 पानी लुटवा रहा है, तो कोई सिर्फ आरोप लगा रहा है, कोई उसका जवाब दे रहा है। हम पॉलिटिशियन की बात कर रहे हैं, संवेदनशीलता की कमी लग रही है आपको? देखिए फैज जी, हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है कि राजनेताओं को एक बार उनकी राजनीति चमक जाती है तो वो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने में लगे रहते हैं जी। जैसे सेल्फी की बात करो तो पंकजा मुंडे जी ने सेल्फी ली और उस पर इतना सबका ध्यान केंद्रित हुआ। सही बात है, वहां सेल्फी से ज्यादा लोगों को सपोर्ट की जरूरत थी जी। अगर वही सेल्फी की जगह उन्होंने लोगों के साथ सपोर्ट किया होता या उस पर्टिकुलर एरिया के लिए पहले से पानी की व्यवस्था के लिए कोई प्रयास किया होता तो शायद स्थिति अच्छी होती जी। पानी को लेके जैसे आपने कहा कि लोग बुंदेलखंड में बंदूक से निगरानी कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं बुंदेलखंड में खुद मैं पला बढ़ा हुआ हूं। मैं आपको खुद अपने आंखों देखी हालत बताता हूं कि वहां पे जब नहर में पानी आता है तो लोगों में गोलियां चल जाती हैं कि पहले मेरे खेत में पानी लगेगा, इसके बाद आगे वाले खेत में जाएगा। ये मैंने खुद अपने आंखों से देखा। और ये सिर्फ लोगों की बातें नहीं, वहां के विधायक, वहां के सांसद, वहां की जनता के साथ खुद बंदूक और वहां के जो हथियार हैं वो लेके खड़े होते हैं। और हर साल आपस में सिर्फ इसी रंजिश के चलते कई मौतें होती हैं। लेकिन सरकार इन सब चीजों को कभी सीरियस नहीं लेती, कभी सरकार इन सब मुद्दों पे ना सोचती है ना विचार करती है। तो मुझे लगता है कि राजनीति को थोड़ा सा अगर साइड करके किसान के लिए सरकार काम करे और थोड़ा सा पानी पे सीरियस हो जाए, खासतौर से वाटर रिचार्जिंग पे, तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं मोदी जी के एक प्रोजेक्ट की आप सराहना करूंगा। एक उन्नत भारत इन्होंने प्रोजेक्ट चलाया है जी, शायद आप परिचित होंगे। इसमें इन्होंने बेसिकली जो नेचुरल एग्रीकल्चर का जो सिस्टम है उस पर काफी फोकस किया है। ये महाराष्ट्र से एक पालकर जी हैं, उनकी किसान खेती पद्धति है, उसको ये लोग प्रमोट करते हैं। हालांकि उसको थोड़ा सा हिंदुत्व से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि उसमें गाय एक किसान के लिए कैसे उपयोगी होती है उस पर भी उन्होंने काफी विचार किया है और काफी चीजें बनाई भी हैं। कुछ ना कुछ यहाँ भी लग गया। लेकिन उसमें एक अच्छी चीज है, हालांकि गाय हो भैंस हो, हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। एक अच्छी चीज ये है कि उन्होंने जो पद्धति बनाई है, जो टेक्निक्स बनाई है, कहीं कोई पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं है, कहीं कोई फालतू की चीजों का यूज नहीं है। नेचुरल तरीके से जो किसान के घर में सामग्री है उससे वो लोग पूरी खेती का करवाते हैं और बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है। और मैंने एक अभी कार्यशाला अटेंड की थी एक दिन के लिए, मैं खुद जान के हैरान रहा कि किसानों ने बहुत अच्छा प्रोडक्शन उस प्रोजेक्ट के थ्रू लिया और बहुत खुश है। दूसरी चीज, क्योंकि वो नेचुरल फार्मिंग के थ्रू अपना प्रोडक्शन होता है, तो उसमें जो
जो अनाज वगैरह निकलता है वो पेस्टिसाइड से फ्री होता है, तो वो बाजार में भी बहुत महंगे दाम पे बिकता है। उसमें एक चीज और थी कि वो लोग नेचुरल जो अपना देसी केचुआ होता है उसको खेत में कैसे वापस लेके आए। जैसे मतलब ये बात फैक्ट है कि पेस्टिसाइड डालने से देसी केचुआ जो है वो खेतों से हट गया है, जबकि देसी केचुआ वाटर रिचार्जिंग में बहुत बड़े तौर पे हेल्प करता था। तो वो उसमें ये भी कोशिश करते हैं कि देसी केचुआ जो आज 8 या 10 फीट नीचे जमीन के चला गया है वो वापस जमीन में ऊपर आए और फिर से दोबारा से उस खेती को उपजाऊ बनाया जा सके। जी जी। लेकिन संदीप द्विवेदी, एक चीज और हम समझना चाहेंगे ताकि दर्शक भी समझ जाएं। 2014 का एक आंकड़ा है, 5 राज्य, भारत के 5 राज्य, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दोनों को एक राज्य अगर मान लें तो तेलंगाना चूंकि आंध्र प्रदेश से बना है तो एक ही मान लें उसे। कर्नाटक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है, यानी कि 2014 में पूरे देश में जो किसानों ने आत्महत्या की उसका 90% आंकड़ा यहीं से आता है। आखिर क्यों? देखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ये एरिया है यहाँ पे लोग सिर्फ और सिर्फ खेती पे डिपेंड हैं, उनके पास दूसरा कोई साधन नहीं है। अदर स्टेट्स में अगर आप जाइए, अगर आप उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान या यहाँ की बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ लोगों के पास कुछ दूसरे साधन भी हैं, या ये कहिए कि यहाँ के लोग ऑलरेडी कुछ दूसरे साधनों के थ्रू अपना जीवन यापन करना सीख चुके हैं। लेकिन इन पर्टिकुलर स्टेट्स का जो किसान है वो आज भी पूरी तरीके से खेती पे डिपेंड है, और पिछले 3 साल को अगर आप देखें तो खेती की हालत बहुत ही बदतर है। मतलब आज की डेट में ये हालत है कि किसान का खेती से पूरी तरीके से विश्वास और भी कई दूसरे राज्य हैं जो पिछड़े हुए हैं, वहां भी किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं राज्य का नाम नहीं लूंगा क्योंकि कंपैरिजन हो जाएगा, लेकिन वहां इतनी भयावह स्थिति नहीं है आत्महत्या को लेकर के। नहीं, इसके पीछे एक सीधा सा रीजन ये है ना फैजी कि वहां के लोग लाइवलीहुड के दूसरे कुछ साधन भी देख चुके हैं, जिसकी वजह से आज उनकी हालत ये है कि वो गरीब तो हैं लेकिन भूखे नहीं मर रहे। लेकिन इस एरिया में यह हालत कि किसान कर्ज लेके खेती करता है और फिर भी खेती में कुछ नहीं होता है, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि अगर कर्ज से मुक्ति पानी है तो आत्महत्या कर लो। तो ये भी एक जो सूदखोरी कह सकते हैं, उसकी वजह से ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से किसान आत्महत्या करते हैं। बैंकों की हालत ये है कि किसान अगर 1 रुपए की लोन लेनी है तो उसको 1000 चक्कर लगाने पड़ते हैं, 100 रुपए खर्च कर लेता है फिर भी लोन नहीं मिलता। तो क्या करता है, मजबूरी में सूदखोरी करता है। जब सूदखोरी करता है तो लॉस होने पे फिर उसको आत्महत्या करनी पड़ती है। जी बिल्कुल है। राजेश यादव, अभी हमने 5 राज्यों का नाम लिया था। 2014 की अगर बात की जाए, महाराष्ट्र में आपकी सरकार थी, कर्नाटक में आपकी सरकार है, यहाँ आत्महत्याएं इतनी हुई, और आंध्र प्रदेश को भी इसमें जोड़ा है हमने। छत्तीसगढ़ में चलिए बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। तो सरकारों के दायरे से निकल करके ही हम बात करें तो ज्यादा बेहतर है। हालांकि आप तो कांग्रेस पार्टी के हैं इसलिए हमें बोलना पड़ा। तो ये आंकड़ा बार बार हमसे से ये सवाल निकल ही जा रहा है, आपसे बार बार आपके पास पहुंच ही जा रहा हूं ये सवाल लेकर के कि ये आंकड़ा जस का तस है। 90% इन 5 राज्यों में 2014 के आंकड़े के मुताबिक किसान आत्महत्या कर लेते, जो संदीप द्विवेदी वजह बता रहे थे। और लेकिन आप सीधी सी वजह बताएं, आपकी सरकार थी, बावजूद इसके इस पे क्यों नहीं रोक लगाई गई? ना, हमारी जब सरकार थी तो आपने देखा होगा कि कर्नाटक में आपकी सरकार है ना, हमारी सरकार है कर्नाटक में। आप देखिए 2014 में जब सेंटर में बहुत चीज़ें जो हैं भारत सरकार से किसानों को सुविधाएं मिलती हैं जी, और वो प्रॉपर वहाँ नहीं पहुँच पाती हैं जी। ऐसा इस समय है। और उस समय आपने देखा होगा कि किसान, ये दुबे जी ने सही बताया कि किसान क्या है, पट्टे पर जमीन ले लेता है जी, और वो पट्टे पे किसानों से दूसरा जो बड़ा किसान होता है उससे पट्टे पे ले लेता है ज़मीन, और वो खेती करता है। तो उसमें जो खाद है, बीज है, सब जितनी भी है, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो कर्ज लेके करता है। तो एक तो पट्टे की ज़मीन का कर्ज हो गया एक छोटे किसानों के लिए, और एक उसने खाद बीज जो चीज़ ली वो कर्ज। जब फसल का मूल्य सही नहीं मिलता है या फसल बर्बाद हो जाती है जी, तब उस समय ये ऐसे कदम उठाते हैं जी। तो उसके लिए देखा होगा आपने, पिछली बार ओले से जो सरकार ने हुई थी या जो किसानों पे कर्जा था, तो जब मनमोहन सिंह सरकार थी तो आपने देखा होगा उनको काफ़ी संख्या में कर्जे भी माफ़ हुए थे। और हाँ, ये है कि इस पे बहुत बड़े पैमाने पे किसानों के बीच में काम करने की ज़रूरत है। जो हम और आप उसी किसान का बोया हुआ, उगाया हुआ अन्न खाते हैं और लोग उसी पे जीवित रहते हैं, उनके लिए सरकार, चाहे हमारी सरकार हो चाहे दूसरी की किसी की सरकार हो, किसानों के लिए अब आगे चल के काफ़ी अच्छा काम करना पड़ेगा। और जैसे मोदी साहब को देखिए, मुझे तो इसमें किसानों के बीच 85 रैलियाँ कर दी होंगी।
एक सभा तक नहीं करी है किसानों के बीच में जाके, नहीं समझाया है। मन की बात कर लेते हैं, सारी चीज कर लेते हैं, सब चीज होते हैं। जब कोई नए नए कानून बना देते हैं, अमल किसी पर करते नहीं हैं। तो एक बार किसानों के बीच में ये भी जाते हैं। राजेश हाँ। यादव चूंकि पॉलिटिकल चश्मे से भी देखने की कोशिश की जाती है, जिसकी और वजह से देखिए, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और शायद समाधान नहीं निकल पाता। देखिए दालों पे जो अभी ये समस्या दालों पे आने वाली है जी, और दालों के जो रेट शुरुआत हो गई है, दालों पर शुरुआत हो गई है जी। तो मोदी साहब पहले कहते थे कि देखिए ये लोग जो पहले निर्यात कर देते हैं फिर आयात करते हैं उसी चीज को। तो देखिए आपने देखा होगा 200 रुपए से ऊपर किलो पे आपने अरहर की दालें के सबके रेट बढ़ गए और बिकी भी हैं जी। तो इस समय सरकार को जब 1 साल पहले पता है, अवगत है, तो किसानों को ये चीजें, अब किसान की तो चीज बहुत सस्ती है। अब देखिए प्याज 20 पैसे किलो मिलती है। जो मुनाफा खो रहे हैं बड़े बड़े उद्योगपति हैं, ये आपके जमाने में भी था ना, हमारे जमाने में देखिए तुरंत कार्रवाई होती थी जहां इस तरह का होता था। ऐसी समस्या नहीं थी कि महाराष्ट्र के अंदर छापा पड़ रहा है और पता लगी पुलिस वाले इस गेट पर सारी रात भर पहरा दिए, पिछले गेट से सारी दालें निकल गई, ऐसा नहीं हुआ था। छापे पड़े थे। आपने देखा होगा सबसे ज्यादा जमाखोरी किन राज्यों में रही है, अभी किन राज्यों में रही है? जहां भारतीय जनता पार्टी की सेंटर में भी सरकार है और यहाँ भी उन स्टेटों में सरकार है, वहां जमाखोरी रही है। तो इन जमाखोरों पर भी कार्रवाई करने की जरूरत है। गुजरात मॉडल पेश किया जाता है हमेशा, लेकिन अगर देखें हम सौराष्ट्र का इलाका जो हमारे पास में है, जामनगर, जूनागढ़ और राजकोट जैसे जिलों में पिछले 10 साल में बड़ी संख्या में किसानों ने आत्महत्या की है। तो आपको लगता नहीं है कि किसी इमारत को खड़ी करने से पहले उसकी बुनियाद को मजबूत की जाए? शायद इसकी कमी है जिसकी वजह से ये हो रहा है। और यही अभी अगर वर्तमान केंद्र सरकार की बात की जाए तो अब बहुत सारी चीजें हो गई। अब किसानों के बीच में जाया जाए, ग्रामीण इलाकों में जाया जाए, दूर दराज के इलाकों में जाया जाए, आम लोगों के बीच में जाया जाए, उनकी समस्याओं को सुना जाए और उसके समाधान के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। संदीप। फैज जी, राजनीतिक तौर पे अगर आप पूरा प्रदर्शन देखिए तो अटल जी की सरकार जाने का एक बहुत बड़ा कारण था कि रूरल एरिया का जो वोट बैंक था उन्हें नहीं मिला था जी। इनडायरेक्ट तरीके से अगर देखा जाए तो किसान की नाराजगी का सबसे बड़ा रीजन था जो अटल बिहारी वाजपेयी जी दोबारा सरकार में नहीं आए जी। वही चीज अगर आप देखिए तो कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक कहीं ना कहीं किसान रहा और कांग्रेस जब भी अच्छे तौर पे आती है कांग्रेस किसानों के सपोर्ट से आती है जी। मोदी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ अर्बन एरिया में या साइनिंग इंडिया या न्यू स्टार्टअप इंडिया से काम होने वाला नहीं है, या स्मार्ट सिटी से काम होने वाला नहीं है, स्मार्ट विलेज की जरूरत है। जब तक आप भारत की नब्ज अगर आप देखिए तो किसान है, भारत की ताकत अगर आप देखिए तो किसान है। अगर आप किसान को मजबूत नहीं करेंगे तो ना तो आप राजनीतिक तौर पे मजबूत हो पाएंगे और ना ही ये देश आर्थिक तौर पे विकास कर पाएगा। तो मुझे लगता है कि इस समय बहुत जरूरी है मोदी जी को बहुत सीरियस होकर किसानों के लिए कुछ बड़ा करना चाहिए। जी बिल्कुल है, ताकि जो हमारे अन्नदाता हैं वो खुश हों और हम तक अन्न मिले, हम तक अन्न पहुंचे, ताकि उसी के सहारे हम जिंदगी को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकें, ढाल सकें और उनकी खुशियों में भी हम शामिल हो सकें, उन्हें भी खुश रखें और खुश देख सकें। आप दोनों मेहमानों का, राजेश यादव आपका भी और संदीप द्विवेदी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इस चर्चा में। तो देखिए आप खुद तय कीजिए कि आखिर ये हालात इतने संगीन क्यों हैं कि सुप्रीम कोर्ट को भी नाराजगी जतानी पड़ी है। न्यूज़ लाइन में इतना ही, नमस्कार।